जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे वह था अर्थव्यवस्था, उसके क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बाद जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो आपका आएगा बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी आते हैं। हालांकि 2-3 अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक है जिन पर चर्चा होगी, लेकिन इन पर पहले हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं करता है। एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं करता है, मतलब एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करती है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो आयात और निर्यात, ये 2 मुख्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से करती है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं करती है, अर्थात ना तो आयात करती है और ना ही निर्यात। तो इसका अर्थ ये हुआ, ना तो आयात करेगी ना निर्यात करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्मनिर्भर है। ऐसी कंट्री या ऐसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है अपने आप में, और वह किसी अन्य देश के साथ ना तो आयात करती है ना ही निर्यात करती है। तो इस तरह के देश की जो अर्थव्यवस्था होगी उसको हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। इस तरह की अर्थव्यवस्था अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। खुली अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो खुली अर्थव्यवस्था बिल्कुल इसकी अपोजिट है। खुली अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक गतिविधियां करता है। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक गतिविधियां करता है, अर्थात वह आयात निर्यात सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है। अर्थात वह अपने देश में निवेश करने के लिए सभी दरवाजे खोल देती है। तो निवेश के लिए एक देश दूसरे देश के लिए निवेश के लिए पूरी तरह से अपने दरवाजे खोल देता है। मतलब कि कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कंट्री किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा भी, जैसे टैरिफ वगैरह, टैक्स वगैरह सारे लगाए जाते हैं, सीमा शुल्क वगैरह सारे कुछ लगते हैं। तो उसका एक अलग ही आपका जब कर प्रणाली टॉपिक आएगा तो उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा, कौन कौन से टैक्स एक सीमा से दूसरी सीमा के बीच लगते हैं, वो सारा कुछ। लेकिन फिलहाल आप समझिए, बंद अर्थव्यवस्था मतलब है जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं करता है, मतलब ना तो आयात करेगा ना निर्यात करेगा, और पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहता है। इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। नुकसान के तौर पर अगर देखा जाए तो उसका किसी अन्य देश के साथ राजनीतिक संबंध नहीं रहेगा, ना ही आर्थिक संबंध रहेगा, ना ही कोई आपसी समझ रहेगा, और किसी भी सहयोग के लिए भी जब कोई आफत आएगी तो उस कंट्री के लिए कोई सहयोग के लिए भी नहीं रहेगा। खुली अर्थव्यवस्था की अगर बात करें हम, तो खुली अर्थव्यवस्था के भी नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये रहता है कि आप आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से जो कमजोर देश हैं उन पर मजबूत देश शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जो मजबूत देश होते हैं वो कमजोर देश पर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं खुली अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसके फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। कभी वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो वित्तीय सहायता आसानी से प्राप्त हो सकती है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच, और कोई भी समझौता हो तो आसानी से समझौता भी हो सकता है। तो इस तरह से खुली अर्थव्यवस्था के बहुत से गुण भी हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संबंध है जब एक देश किसी दूसरे देश के लिए
निवेश के समस्त दरवाजे खोल देता है। हालांकि सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण रहता है। आयात निर्यात कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश की सारी चीजें, सारी व्यापारिक गतिविधियां चल सकती हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, दोनों का कंपेरिजन में सामने निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि जो क्षेत्र हैं हमारे, जो मैंने बताया था। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, किसी अर्थव्यवस्था में उसकी सकल आय, किसी अर्थव्यवस्था में उसकी सकल आय में उसके क्षेत्रों का योगदान। मैंने बताया हुआ था कि 3 प्रकार के क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें कृषि आती है, इसमें आपका उद्योग आता है, उसमें आपका आता है सेवाएं। तो इसका किसी भी देश की सकल आय में क्या योगदान है ये जानना है। तो पहले हमें सकल आय के बारे में थोड़ा सा समझना है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की आय होती है, किसी व्यक्ति की कुछ ना कुछ आय होती है, उसी प्रकार से उस परिवार की एक आय होती है, परिवार से उस शहर की आय होती है, और विभिन्न शहरों से मिलकर देश बनता है, और देश की भी कुल आय होती है, उसको हम सकल आय कहते हैं। अर्थात किसी देश की एक वर्ष के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का जो योग है, उसे हम उसका जीडीपी कहते हैं, यानी उसका सकल आय कहते हैं। इस पे पूरा वीडियो अभी आएगा, अगला जो वीडियो होगा वो इसी पे डिपेंड होगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, उसमें आपको जीडीपी वगैरह सारा कुछ बताया जाएगा। तो किसी भी देश की कुल सकल आय में इन क्षेत्रों का क्या योगदान है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था के भेद कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो मैं बता दूं कि 3 प्रकार की चीजें, हम लोग 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कृषक अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था किस आधार पर है? सकल आय में क्षेत्रों के योगदान के आधार पर, सकल आय में क्षेत्रों के योगदान के आधार पर। कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। इसमें 2 इंपोर्टेंट चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। पहली चीज आय और दूसरी चीज आजीविका। आय उस देश की, आजीविका। तो कृषक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% या अधिक हो, कृषि क्षेत्र का योगदान 50% या अधिक हो, और उसी अनुपात में आजीविका भी हो, और उसी अनुपात में आजीविका भी हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में केवल 17% भाग ही, केवल 17% भाग ही कृषि क्षेत्र से है, और जो आजीविका है वो केवल 49%। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषक अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि केवल 17% भाग ही कृषि क्षेत्र का है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सकल आय में प्लस होता है। बाकी दूसरे जो सेकंड और थर्ड आपके क्षेत्र हैं उनसे आय प्राप्त होती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार से आप जान लें कि अगर हम सकल आय में 50% से 50% या अधिक, और उसी अनुपात में आजीविका, सकल आय में 50% या अधिक और उसी अनुपात में आजीविका शामिल हो, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत इस कंडीशन में कभी नहीं पहुंच पाया। यूरोप और अमेरिका इस कंडीशन में कुछ समय तक रहे हैं। तीसरा जो आपका आता है वो आता है सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थव्यवस्था में भी यही चीज आपको याद रखनी है कि यदि
आय में यानी कि सकल आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो। तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो और आजीविका भी इसी रेशियो में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो सेवा अर्थव्यवस्था है। अब भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर लें तो 2003-4 से इसमें बढ़त बनाए हुए भारत, अर्थात इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आय में योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का ही है। वर्तमान में लगभग 55%। आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए जब भी कोई पेपर देने जाएं तो आप अपडेट जरूर करें अपने आप को कि कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन जो वर्तमान के आंकड़े हैं वो ये हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 55% इसी क्षेत्र से जीडीपी में हिस्सा जा रहा है, यानी कि सकल आय में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था इस उद्देश्य के आधार पर सेवा अर्थव्यवस्था है। इसमेम दो इम्पोर्टेंट बातें आ गई, दो महत्वपूर्ण प्रश्न ओपन हो रहे हैं। पहला ओपन ये कि भारत में कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा सकल आय होती है, तो उसका आंसर आप क्या लगा देंगे, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है सकल आय में क्षेत्रों के योगदान के आधार पर, तो सेवा अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये पूरा टॉपिक जो है आपको निश्चित तौर से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूं, किसी अर्थव्यवस्था में सकल आय के आधार पर। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, कोई भी देश हो उसकी एक अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस सरकार की क्या भूमिका है, सरकार की भूमिका क्या होती है। कि किसी देश में केवल अर्थव्यवस्था की ही भूमिका होनी चाहिए, नहीं, देश में अगर अर्थव्यवस्था है तो सरकार की भी उसके प्रति कुछ भूमिका होती है। तो इस भूमिका के बारे में पहले जो भूमिका वो है अर्थव्यवस्था का नियामक के रूप में। जो पहली भूमिका है वो है अर्थव्यवस्था के नियामक के रूप में, यानी कि रेगुलेट करता है, अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करता है। चाहे अर्थव्यवस्था किसी प्रकार की हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, कोई अर्थव्यवस्था हो, लेकिन सरकार उसको नियामक करती है, रेगुलेट करती है। दूसरी जो भूमिका होती है वो होती है लोक वस्तुओं, या हम कह सकते हैं समाजवादी वस्तुओं, पब्लिक गुड्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पब्लिक गुड्स की आपूर्ति की भूमिका, यानी कि सप्लाई। अब इसकी जो सप्लाई है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है कि डायरेक्ट आप बाजार से भी उपलब्ध करा सकते हो, और आप इसकी आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से तो जो लोक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति फ्री ही होती है, या फिर बहुत ही सब्सिडी पर, यानी कि छूट पर होती है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा। तो लोक वस्तुएं जो कि सरकार प्रोवाइड कराती है अपनी जनता के लिए, तो वो किस प्रकार से करा सकती है, फ्री भी करा सकती है, कुछ छूट दे के भी, सब्सिडीज में भी करा सकती है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है आपका, वो आता है निजी वस्तुओं की आपूर्ति। आपूर्ति और उत्पादन। निजी वस्तुओं की आपूर्ति उत्पादन की अगर बात कर लें तो ये सरकार के पास दो ऑप्शन है। बाजार में कीमत प्रणाली पर दे सकते हैं, बाजार में कीमत प्रणाली पर, जिसमें निजी हाथों का हस्तक्षेप होता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि बाजार से पहले खुद खरीदें, इसके बाद अपनी जनता के लिए बहुत ही कम दाम में या फ्री या सब्सिडी पे दे दें, बहुत ही कम दाम में फ्री या फिर सब्सिडी पे दे दें। तो इस तरह की चीजें, ये दोनों चीजें मिश्रित अर्थव्यवस्था में काफी हद तक देखने को मिलती हैं। तो अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की चीजें नियामक के रूप में है। अर्थव्यवस्था नियामक के रूप में हो गए लोक वस्तुओं, समाजवादी वस्तुओं, उनकी आपूर्ति कैसे की जानी चाहिए, और निजी वस्तुओं की आपूर्ति कैसे की जानी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। धन्यवाद।